दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज हिंदी में चल रही है। इसमें हम जो है अभी आज का जो टॉपिक है वो गरीबी है। गरीबी को हम बहुत अच्छे से जो समझने की यहाँ पे जो कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्चुअल गरीबी को समझा था कि कंसेप्चुअल परिभाषा को लेकर दरिद्रता, भुखमरी, गरीबी में क्या डिफरेंस है, किस तरह से है, हमने उस चीज़ को समझने की कोशिश करी थी। और हमने ये भी देखा था कि कोई भी गरीबी की जो डेफिनेशन है वो एक यूनिवर्सल नहीं है आज भी, यानी कि इसको लेके अभी भी द्वंद्व है कि वेस्ट वाले यानी कि जो डेवलप कंट्री हैं, जो जिसको बोलते हैं विकसित राष्ट्र जिसको कह सकते हैं, उनके हिसाब से गरीबी का अलग कंसेप्ट है, हमारे देश के हिसाब से अलग कंसेप्ट है। तो कुल मिला के ये हुआ, कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकला कि अभी भी गरीबी की एक स्वीकार्य, जिसको हम बोलते हैं स्वीकार्य डेफिनेशन हमें जो नहीं देखने को मिलती, राइट। हालांकि यूएन ने अपनी डेफिनेशन बनाई है, लेकिन वो उसमें भी द्वंद्व है, हम उसमें बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मोटा मोटा यूएन को लेकर चलें तो उन्होंने एक लाइन थ्रेशोल्ड करा। अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने भी अपनी एक लाइन सेट कर रखी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के अब ये लेक्चर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और गरीबी को लेकर जो जो क्वेश्चंस बनेंगे फ्यूचर में आपको पीटी प्लस में से ओरिएंटेड वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी। बेसिकली इस गरीबी में कुछ खास नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ कमेटियाँ जो आई उनको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे करेंगे और एनालिसिस करेंगे क्या है, किस तरह से है। तो आज के लेक्चर में हम यही समझने की जो कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए ये कुछ कोर्सेज हैं हमारे अरोड़ा IAS की तरफ से। आप चाहें तो आपके स्क्रीन शॉट पे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आप चाहें ये बैच 2023 का कभी भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 25 फ़रवरी से ही है, ऐसा नहीं है। जब भी आप आएँ तो आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। ये कुछ है, चार्जेस 18,000 रुपये हैं, 18 मंथ की वैलिडिटी है और ये नंबर है और ये आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। चल देखो, अगर हम बात करें गरीबी के, अगर हम अर्थ की बात करें तो देखो, पहले गरीबी का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, जो भी बेसिक नीड्स होती हैं वो अगर वो फुलफिल ना हो पाए। बेसिक नीड्स का मतलब ये हुआ जिसमें हम खाते हैं, रोटी है, कपड़ा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मकान है, मकान में रेंटेड भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है, वो एक अलग कहानी है। यानी कि कुल मिला के ये हुआ, जब आपकी बेसिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो बंदा गरीब हो जाता है। ये हो गया। हमारे देश में आपने देखा भी होगा, चाहे वो, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में अगर 5 किलोमीटर अगर आगे निकल जाऊँ तो वहाँ पे भी एक झोपड़पट्टी है। वहाँ का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। ऐसे ही आपके गाँव में भी कुछ ऐसा होगा कि कुनवा, जिसको टोला कहते हैं, आपके एक टोले में बहुत रिच लोग होंगे, एक टोले में भी बहुत पुअर लोग भी रहेंगे होंगे। तो गरीबी कहने का मतलब ये है कि गरीबी यहाँ पे आपको चारों तरफ से दिखेगी, चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि गरीबी की कोई पर्टिकुलर एक जगह है, वो नहीं, गरीबी है ही नहीं। हर एक आदमी अपनी मानसिकता से गरीब होता है, इस चीज़ को याद रखना। अगर यूपीएससी में ही मेंस में क्वेश्चन, ऐसे में क्वेश्चन डाल दें कि गरीब वो है जिसकी मानसिकता गरीब है, लिखो इस पर, क्योंकि जिस तरह से 2021 में फिलोसफिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इस पर ऐसे ट्राई कर सकते हैं। गरीब वो है जिसकी मानसिकता गरीब है, बस लिखो, ठीक है। तो वो खैर अलग चीज़ है। तो गरीबी के अर्थ में अगर हम बात करें तो वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत जरूरतें, भोजन, वस्त्र, आवास उपलब्ध नहीं हो पाते, ठीक है। मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता तो उसे गरीबी श्रेणी में गिना। एक वर्ड को समझना, यहाँ पे बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बुनियादी आवश्यकताएं अलग होंगी दोस्तों। अगर हम भारत को, क्योंकि भारतीय की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंटरनेशनल ओवरव्यू भी करा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग जो है थोड़ा सा खुले, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। अगर हम इसी बात को, बुनियादी आवश्यकताओं को, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से या फिर यूएस के हिसाब से अगर मैं चीज़ों को लेकर चलूँ तो वहाँ पे कहानी बिल्कुल डिफरेंस हो जाती है। डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे बुनियादी आवश्यकता कुछ अलग होंगी। वहाँ पे ये भैया AC भी होना चाहिए, हमारे यहाँ पे AC तो एक स्टैंडर्ड को माना जाता है, एटलीस्ट एक बिलो मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास स्टैंडर्ड को माना जाता है। वहाँ पे इतना चाहिए। एक गाड़ी होनी बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे गरीब माना जाएगा। अगर गाड़ी नहीं है तो तुम्हें गरीब माना जाएगा। यहाँ पे एटलीस्ट गाड़ी को एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड में माना जाता है आज भी, क्योंकि गाड़ी सबके पास तो होती नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर हम देखें तो कुल मिला के तो यूएस में देखें तो गरीब बंदा अलग है, लेकिन इंडिया में देखें तो गरीब अलग है। तो ये कहानी हमें ये पता सिखा के जाती है कि गरीबी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन अभी भी डिफाइन नहीं हो पाई है। हालांकि यूएन ने किया, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी भी गरीबी को लेकर जो हमें द्वंद्व देखने को मिलता है। यानी कि जब बुनियादी आवश्यकताओं का जब अभाव होता है, अगर आप NCERT पढ़ेंगे 9th क्लास की तो उसमें आपको गरीबी का मतलब समझ आएगा कि गरीबी होती क्या है। गरीबी बेसिकली अगर बात करें हमारी इस आज़ादी को
जब छीन लेता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? गरीबी जो होती है वो हमारी आज़ादी को छीन लेता है, कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, या फिर आप बोल सकते हो हमारी आज़ादी यानी स्वतंत्रता, फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं ब्रीच करता है। क्यों, कैसे करता है? अगर एक क्वेश्चन बन जाए यूपीएससी में कि गरीबी मतलब गरीबी जो है स्वतंत्रता को खत्म करता है, स्टेटमेंट तोड़ मोड़ के मतलब ये बना दे, कुछ 2-4 ऑप्शन दे दे, तो ध्यान रखना वो आंसर बिल्कुल सही होगा। क्यों? हमारी गरीबी हमारी स्वतंत्रता को भी खत्म कर देता है। इसलिए खत्म करता है क्योंकि अगर आप गरीब हैं तो आप मजबूर हैं, कोई भी आपको काम करना पड़ेगा। आप मजबूर, आप किसी पे प्रतिकार नहीं कर सकते। समझे? तो ये भी एक कंसेप्ट हमें समझ आता है कि कहीं ना कहीं गरीब हमारी जो स्वतंत्रता को भी छीन सकता है अगर गरीबी है तो। समझे मेरी बात को? क्योंकि हम उन डायमेंशंस पे बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं बात करता, कोई किताब बात नहीं करती, कोई टीचर बात नहीं करता। मैं उन्हीं डायमेंशंस को उठा के यहाँ पे बात कर रहा हूँ ताकि यूपीएससी का दिमाग से जब क्वेश्चंस बने तो आपके दिमाग खुल सके। आपकी क्षमताओं का अभाव भी गरीबी है। कितना पीपीटी में क्या लिखा बाहर में जाए, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं अपने कसम समझाऊंगा। यानी कि क्षमताओं का अभाव भी गरीबी है। क्षमताओं का अभाव कैसे? जब एक आदमी गरीब होगा कहाँ से क्षमता आएगी? यार एक बच्चा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक बच्चा वो है जो ठीक ठाक रिच फैमिली से अच्छा खासा पढ़ेगा, टाई साई लगा के पूरा सूटू डाल के एमडी और सीईओ बन के बैठा है, भाई वो उस बच्चे में भी थी लेकिन बच्चा पढ़ नहीं पाया। क्यों? वो गरीब है ना, तो वो भी टाई वाई लगा के जाता। जो उसमें क्षमता है, वो उसमें काबिलियत है ज्यादा करने की, लेकिन वो गरीब है। क्यों? गरीब है। तो कहीं ना कहीं यही, जैसे कि इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हो, क्या आपका मन नहीं करता कि आप कोचिंग ले अच्छे से करें और आपको पूरा बढ़िया से दिल्ली आके फैसिलिटी में हब में आके पढ़ें? लेकिन घर वाले को पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन है ना, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, जिसके कारण आप अपनी क्षमता, हो सकता है दिल्ली आके, मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली आके सिलेक्शन होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टैलेंटेड आदमी कहीं से भी कहीं भी बैठ के हो जाता है, बट देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांसेस, देयर इज सम ट्रेंड, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। दिल्ली नहीं आएंगे तो चीज़ें खराब होंगी, घर बैठ के मे भी किच हो, लेकिन गरीब हैं इसलिए क्षमताएं आपकी रुक गई। गरीब नहीं होते, आगे बढ़ जाते, अपना आगे अच्छे से कोचिंग वोचिंग जो भी है, मतलब जिस तरह से भी करते, क्या पता एक माहौल बनता, माहौल में निकल जाते। घर में बैठे हैं, किचकिच है, घर की टेंशन अलग है, बेटा कमा के लाओ, बहुत हो गया पढ़ते पढ़ते, कब तक पढ़ते रहोगे, वो कहानी है। तो क्या हुआ? क्षमताएं डाउन हो गई। जब डाउन हो गई तो क्या हुआ? पढ़ाई छोड़ के कहीं दाएं बाएं लग गए, यही हुआ, छोटी मोटी जॉब करने लग गए। कलेक्टर बन सकते थे, ध्यान से समझना, आते कलेक्टर बन सकते थे, लेकिन पीछे हो गए। क्यों? गरीबी। यही कंसेप्ट है, समझो मेरी बात को? तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब क्षमताओं का अभाव, तो गरीबी एक तरह से हमारी स्वतंत्रता भी जो है छीन लेती है। और समझो, गरीबी एक सोच का परिणाम है। गरीबी एक सोच का परिणाम। अगर आप ये सोचते हो कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब ही रहूंगा, तो भी आप गरीब हैं। मतलब जब तक आप गरीबी से संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को नहीं उठाएंगे अपने आप को, तो भी आप गरीब हैं। यानी कि गरीबी से संघर्ष करना पड़ेगा। क्या गरीबी संघर्ष का काम है? संघर्ष है। ये क्यों बता रहा हूँ ऐसे? ये टॉपिक्स क्या है, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट लेक्चर दे देता, ठीक ठाक हो, नहीं। स्टूडेंट हो ना मेरे, जिंदगी में सक्सेस पाओगे अगर इकोनॉमी सुनोगे, तो जिंदगी भर इकोनॉमी याद रहेगी। संघर्ष का, यानी कि संघर्ष का नाम भी गरीबी है, राइट? संघर्ष करता आदमी किसी तरह से करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर बात करें, गरीबी अगर हम बात करें, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, तो गरीबी इतनी है, आपको अलग अलग डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। गरीबी, अब यही गरीबी को आप किसी भी, अगर मेंस पर्सपेक्टिव के साथ सोचो, इसरो भी गरीब है, फंड्स नहीं है उसके पास, भारत सरकार भी गरीब है, फंड्स नहीं है। तो कैसे आप बड़े बड़े लेवल पे आप लेके जा सकते हो? GS1, GS2, GS3, GS4 को गरीबी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो? चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। यानी कि कुल मिला के ये हुआ, अमृता सेन जो हमारे बहुत बड़े प्रोफेसर थे, गरीबी क्षमताओं का यहाँ पे एक अभाव हमें देखने को मिलता है। जो क्षमताएं मैंने आपको बताई वो बेसिकली उसका अभाव हमें जो देखने को मिला। दूसरा, UNDP के अनुसार अगर बात करें, गरीबी बहुआयामी होती है। बहुआयामी का मतलब हो गया मल्टी डायमेंशन होती है। यानी गरीबी अगर हम बात करें तो बिल्कुल मल्टी डायमेंशन के तौर पे समझती है। एक चीज को और समझना, अर्थात जीवन स्तर और अन्य नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से संपन्न जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों के, क्षमताओं और सुरक्षा और शक्ति के निरंतर अभाव से ग्रस्त मानव जीवन की दशा
गरीबी कहलाती है। यानी कि अब अगर आप इस ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेफिनेशन को देखें तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा, जहाँ पर सांस्कृतिक तत्व, आर्थिक तत्व, राजनीतिक तत्व, सामाजिक अधिकारों से संपन्न जीवन, अगर इनकी भी संसाधनों की मतलब कि अगर बात करें इनमें भी कमी होती है तो भी हम गरीब कहते हैं। देखो डायमेंशन कितने बड़े हैं, इस चीज को समझना। सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, इन क्षमताओं का भी अभाव होता है तो भी गरीबी होती है। और ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये आप एनसीईआरटी की क्लास 9th की किताबें पढ़ें नई वाली, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि हमें ये पता चला कि गरीबी एक तरह से अभाव है जो आपको नहीं मिल पा रहा है। यानी कि क्षमताओं का जब अभाव होता है तो उसको हम जो है गरीबी कहते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन मैं बात करूं 100% करेक्ट है, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी 100% करीब खराब है। एक सोच भी बोल सकते हैं कि एक सोच का भी एक कारण है। अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार जिंदगी ऐसी ही है, कटती रहेगी, तो आप गरीब हैं। आपने लड़ना सारी जिंदगी ऐसी है ना, हम तो नहीं है ऐसे। एक कहावत, एक कोट आपने सुना होगा ना फेमस, कि अगर आप गरीबी में पैदा हुए, ठीक है, और गरीबी में मर गए तो आपकी गलती है। गरीबी में भले आदमी पैदा हो लेकिन उसको मरना गरीबी में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा जो है याद रखनी है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब कि मोटा मोटा अगर हम बात करें, क्योंकि दोस्तों देखो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में बहुत प्रेशर डालता हूँ, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। बाकी तो सब धक्का मार रहा है, फिर तो वही समझाना जो किताब में है। लेकिन कंसेप्चुअली सोच कैसे विकसित होगी उस चीज़ को समझना। क्षमताओं का अभाव, स्वतंत्रता का अभाव, जब क्षमताएं खत्म हो जाएंगी तो स्वतंत्रता भी खत्म हो जाएगी। जब आज एक आदमी गरीब होगा, अगर कहीं नौकरी कर रहा है तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। उससे लोग मन चाहे कीमत पे काम करा सकते हैं। क्यों? अगर उसको खाने के लाले पड़ेंगे तो मन चाहे कीमत पे काम करेगा। तो उसी के कंडीशन में ध्यान पे रखते हुए क्षमताओं का अभाव जो होता है गरीबी होती है। बुनियादी शिक्षा जिसके अंदर में जो बुनियादी चीज़ें जो हमें देखने को आती हैं। आई होप 10 मिनट बहुत हो गए होंगे इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह पता चला कि विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में मिलता है। यानी कि अब विकासशील देश कौन, समझ जाओ, हम जैसे लोग, इंडिया, ब्राजील, चाइना। तो सबसे पहले अगर बात करें मोटा मोटा जो पहला प्रयास जो किया गया था वो कहीं ना कहीं वैश्विक गरीबी अनुमान का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में जो है हमें अगर हम बात करें तो मिलता है। ये फैक्ट है, इसको आप थोड़ा साइड में लिख लेना कि ये आपको इन फ्यूचर में जो है कहीं थोड़ा बहुत जो है आपको काम आ सकता है। फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा कि गरीबी न्यूनतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है। देखो, गरीबी न्यूनतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है। यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके तब उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। एक बार और समझो, यानी कि जब जीवन का स्तर ही मतलब कि जीवन को जब मतलब कि एक तरह से जब जीवन यापन ही ना हो पाए अच्छे से, ठीक है, तो उसको अगर हम बात करें न्यूनतम स्तर यानी कि एक मिनिमम एक थ्रेशहोल्ड, तो उसको हम जो है यहाँ पे गरीब के तौर पर जो हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्ष और निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। वो हम आगे देखेंगे इन फ्यूचर में क्या होता है सापेक्ष गरीबी, क्या होती है निरपेक्ष गरीबी। अभी सिर्फ गरीबी पे हम फोकस ये करते हैं कि जब न्यूनतम जीवन यापन स्तर हो, और दूसरा गरीबी की परिभाषा अभी तक आज तक नहीं हुई है, हमने ये समझा। और हमने ये भी समझा कि अमृत सेन, ये जो मैं डेफिनेशन बताया इसको रट लेना, मेंस में लिखोगे तो काम आएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और कहीं ना कहीं क्षमताओं का जब अभाव होता है, क्षमताओं का जब अभाव होता है तो उसको हम जो है गरीबी कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है, कंसेप्ट्स क्लियर हुए? आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। 2000 ये हमारे आधिकारिक आंकड़े समझना। 2011, क्योंकि 2021 के आंकड़े भी आएंगे इन फ्यूचर में, ठीक है। 2011 के आधिकारिक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 22% देश में लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो गरीबी रेखा क्या है वो आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, क्या है किस तरह से है। वैसे अब ये मान के चलो मोटा मोटा, अगर मान लो हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं, वैसे तो 140 करोड़ के आसपास होने वाले हैं अगर हम बात करें तो इसका आप 140 करोड़ का 22% निकाल दोगे ऐसे, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज आएगा, ठीक है, जो भी परसेंटेज आएगा वो आपका जो है यहाँ पे मोटा मोटा अगर बात करें तो गरीब होगा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये कुछ 30% के आसपास, 30 करोड़ कितना, 140 का 22%, 150 का 20, हाँ इतना ही जाएगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि 22% गरीबी जब रेखा के जब लोग मतलब कि करते हैं तो उसको जो हम ये कहते हैं अधिकारी आंकड़े समझ आए। अभी तक का मैंने आपको करंट सिनेरियो समझाया। अब सब समझते हैं यूएन की डेफिनेशन पे। हाँ, यूएन से पहले ये देखते हैं मोटा मोटा दोस्तों, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझो, एक ट्रेंड को समझो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि जस्ट अभी गरीबी ही बताई और कुछ नहीं बताया मैंने आपको। अगर हम मैप शोज परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन इंडियन स्टेट एज पर 2015 to 16 के आंकड़े हैं ये हमारे पास, ठीक है। अब इस मैप से देखो क्या दिखता है। हमें ये पता चला कि परसेंटेज ऑफ पीपल इन पॉवर्टी का मतलब ये हुआ कि वह लोग जो परसेंटेज में है, मतलब कि ग्रीन वाले को 0 से 10 में दिखाया गया है, ठीक है। उससे हल्के से लाइट ग्रीन में 10 से 20%, मतलब कि जहाँ पे पॉपुलेशन 3% गरीब है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो ये है 4.9, तो यहाँ पे सिर्फ 4.9% लोग ही गरीब हैं, जो एज पर द गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लाइन है। क्या है किस तरह से, उसको बाद में समझेंगे। हमें फिर ये पता चला, देखो ध्यान से देखो, सिक्किम जो है 4.9%, जो अगर बात करें तो हमें यहाँ पे देखें तो हमें सबसे ज़्यादा कम गरीब, अगर मोटा अगर हम देखें तो ये देखने में बताया। दूसरा केरला में देखो सबसे ज़्यादा कम गरीब, यानी कि 1.1% अगर हम देखें तो ये कुछ ग्रीन वाले आंकड़े जो एक्सट्रीम ग्रीन देखने को मिल रहे हैं। एक पंजाब भी देख रहा है, ठीक है, एक हमें तमिलनाडु भी दिख रहा है, ठीक है, और एक हमें मिजोरम भी दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ आंकड़े हमें देखने को मिले। हिमाचल भी दिख रहा है हमें फिर, ठीक है, जो बिल्कुल बोल सकते हैं कि 0 to 10, जहाँ यहाँ पे वो लोग, एक गोवा भी दिख रहा है भाई, ठीक है। बाकी तो सब थोड़े बड़े हैं। तो हमें मोटा मोटा ये समझ आया, अगर इस फिगर से अगर हम देखें, हमें ये देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा केरला में कम गरीब हैं लोग, ठीक है, केरल जिसको हम कहते हैं, जिसको मलयाली पीपल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रेंड को देखें तो उसके बाद देखो पहले पे है केरल, दूसरे पे हमारा सिक्किम। ये लिख लेना, थोड़ा आपको मेंस ओरिएंटेड आपको चीजें लिखने में, आपको कॉट करने में आसानी होगी। तीसरे पे है गोवा। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पर हमें सबसे ज्यादा गरीबी कम देखने को मिलती है, राइट। यानी कि ये टॉप स्टेट्स हैं जहां आपको सबसे ज्यादा कम गरीबी देखने को मिलती है। और चौथे पे अगर हम बात करें तो इसके बाद हमें अगर हम बोलें तो हमें पंजाब भी है, साडा पंजाब भाई, ठीक है। ये 4 स्टेट्स हैं ऐसे जहां पर हमें सबसे कम गरीबी अगर रैंकिंग में देखें तो हमें जो है, अगर बात करें तो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये आंकड़े आपने एक सिस्टमैटिक वे में रखना। क्यों? ये आंकड़े आपको मेंस में कॉट करते समय काम आएंगे। जब आप लिखेंगे कई कुछ चीजें मैं बताऊंगा तो ये आंकड़े। अब आते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में। देखें थोड़ा सा कि भाई एक वो स्टेट जिसको आप ये भी मोटा मोटा ये भी कह सकते हो कि हिंदी बेल्ट, आप क्या कह सकते हो मोटा मोटा, एक तरह से देखें तो यूपी और एमपी अगर देखें, या फिर बिहार में 52% लोग गरीब हैं, ठीक है। उसके बाद गरीब जो है एमपी है, ठीक है, नहीं उसके बाद झारखंड है, ये रहा 45%। फिर इसके बाद एमपी है और ये है। यानी कि मोटा मोटा अगर हम बात करें हिंदी बेल्ट का जो ये हमारा एरिया है, ये हिंदी बेल्ट का जो हमारा एरिया है, ये पोर्शन, ये सबसे ज़्यादा गरीब है, ठीक है। आंकड़ों में समझ आया कि ये सबसे ज़्यादा, अगर मैं दूसरा कलर लूँ तो हमें ये समझ आया कि ये सबसे ज़्यादा गरीब हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलता है, ये पूरा पोर्शन, राइट, ये पूरा पोर्शन। इस आंकड़ों से ये फायदा हुआ दोस्तों, हमें ये पता चला कि मोटा मोटा हमारे देश में क्या गरीबी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें हाँ, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमें यह पता चल रहा है कि ये अगर स्टेट सबसे अगर रिच हो जाए तो हमारा देश काफ़ी ज़्यादा तरक्की जो है कर सकता है। ये हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यही है भाई। यहाँ पे योगी की सरकार है, यहाँ पे उसकी बीजेपी, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, नीतीश की सरकार है, यहाँ पे अगर इसकी सरकार है। तो कुल मिला के ये हुआ है कि ये 4 स्टेट्स जिसमें ऑलमोस्ट पॉपुलेशन अगर हम बात करें कुछ कितना 40 करोड़ के आसपास, 40 से 45 करोड़ के आसपास आई थिंक पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। तो ये इसके कारण सभी देशों के इंपैक्ट पे हमें देखने को मिलता है। अब नोटिस करें इस फिगर से आपको ये पता चलेगा कि ये वाला पोर्शन देखो और लास्ट वाले ये वाले पोर्शन देखो तो आपको यहाँ पे चीज़ें, यू विल बी शॉक्ड कि गरीबी कितनी कम है। लेकिन जो हमारा बीच का पोर्शन है,
ये बीच का पोर्शन, इसी के कारण पूरा डेटा जो होता है फिर वो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एनालिसिस के लिए दोस्तों, और कुछ नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको आंकड़े नहीं लिखने जिसमें ना मोटा मोटा आपको बता दिया। ठीक है, चलिए एक और चीजों को समझते हैं। पहले इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन को अगर बात करें लूज करने वाला है एक्सट्रीम पॉवर्टी। अभी मैंने आपको कोई डेफिनेशन नहीं बताई दोस्तों, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। जस्ट मैं आपको एक एनालिटिकल कंसेप्चुअल बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आप एनालिटिकल नहीं करेंगे, जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक गड़बड़ होगा। पढ़ाने को तो यार हम भी सब पढ़ाते हैं जो दुनिया पढ़ाती है, नहीं। हमारे स्टूडेंट अगर आप हो, अगर आप देख रहे हो ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे कहीं भी, तो मजा आना चाहिए। ध्यान से देखो इस लाइन को, फर्स्ट पोजीशन इंडिया इज हैप्पी टू लूज, जिसमें नाइजीरिया नाउ हैज 87 मिलियन पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी सिचुएशंस। ध्यान से समझना, नाइजीरिया कहाँ है अभी? ये रहा अफ्रीका की कंट्री, ये रहा। ठीक है, नाइजीरिया में अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि 87 मिलियन, यानी कि कितना हो गया? 8.7 करोड़। कितना? 8.7 करोड़ जो ये लोग हैं, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी है, दरिद्रता वाली जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि दरिद्रता, वो कंसेप्ट यहीं पे आया, अब यूजफुल होगा उसका। और इंडिया में दरिद्रता वाली जिंदगी देखें तो कहीं ना कहीं 7.3 करोड़ पीपल ऐसे हैं, यानी कि 7 को कितना बोलते हैं, 7.3 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो बिल्कुल अगर बात करें वो एक्सट्रीम में है। यानी कि इंडिया इस पोजीशन, फर्स्ट वाली पोजीशन को लूज कर देगा। और नाइजीरिया में सबसे ज्यादा लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेके यहाँ पे जो है गरीब हो जाएंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेके। ठीक है, उसके बाद कोंगो। ठीक है, ये कोंगो है, तो ये बेसिकली ये कुछ ऐसी दो, ये अगर हम बात करें तो ये दो हमें जो देखने को मिलता है, वो ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमें डेटा ये बताता है, ये डेटा हमें ये बताता है कि भारत जो है 3% पॉपुलेशन जो है यहाँ पे एक्सट्रीम पॉपुलेशन जो है कम हो जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है भारत के लिए। इसको भी कहीं ना कहीं एक साइड में नोट कर लेना कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप 2022 से लेकर 2025 या 26 तक के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इन डेटा का जो है यूज़ कर सकते हो। ये लेक्चर्स अगर कोई बच्चा 2026 में भी देखेगा तो भी इन डेटा को यूज़ कर सकता है, क्योंकि वैलिड रहेंगे। तो इसमें ये पता चलता है कि भारत के लिए, हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हमें जो है देखने को मिलता है। समझ आ गया? चीज़ें क्लियर हुई? सोच रहे ना सर क्या क्या कराते हैं, अजीब अजीब चीज़ें। हाँ, मैं कुछ अजीब ही कराता हूँ। अब आता है एनालिसिस पे। एनालिसिस ये कहता है, वर्ल्ड बैंक, अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लेके चलें तो हमें ये पता चलता है कि वो आज के समय कहता है कि जो बंदा $1.90, अब समझना इस चीज को, अगर इससे रुपए से पर डे के हिसाब से अगर कम कमाता है, पर डे मैं टॉकिंग कर रहा हूं, पर डे की, ठीक है, तो वो कहता है कि बंदा गरीब है। ये है अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन। लेकिन ये यूएस वाले इसको सरासर से खारिज कर देते हैं। यूएस वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, यूरोपियन पीपल्स, कनेडियन पीपल्स, तो ये लोग क्या है खारिज कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? यार ₹1.90 तो बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, $1 में अगर हम मोटा मोटा आज के समय लेके चलें, मोटा मोटा तो आई थिंक 73 रुपये का डॉलर है। कितना? $1 73 रुपये का है। तो 73 को अगर हम एक मान लो 70 से इसमें ये जोड़ दें तो ये कहते हैं कि भारत में मोटा मोटा मान के चलो 140 रुपये जो डेली बेसिस पे अगर कम कमाता है तो उसको हम जो है गरीब कहेंगे। तो मैं ये वो अगर मैं वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लूँ, अगर मैं साउथ के हिसाब से, साउथ इंडिया के हिसाब से, तो मैं बोलूँगा हाँ एटलीस्ट ये ठीक है, ये लाइन ठीक है। क्यों? मिनिमम 140 रुपये तो कमाना तो चाहिए आदमी को। एटलीस्ट पूरे दिन में अगर 8 घंटे दिहाड़ी लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हालांकि ये भी कम है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट पॉवर्टी लाइन किसी को लगाने के लिए, पॉवर्टी कट ऑफ करने के लिए कि हम APL में या BPL में हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये डेफिनेशन कुल मिला के हमें जो है ठीक ठाक जो हमें लगती है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, हमें ये पता चलता है कि US वाले बोलते हैं कि नहीं भैया 1.9 तो बहुत कम है, इसमें तक सैंडविच भी नहीं आता, और सच में नहीं आता। अगर आप वहाँ पे, ठीक है,
बफेलो वहाँ पे बहुत फेमस है। बफेलो एक एक्चुअली एक चेन स्ट्रेन है वहाँ पे, जैसे वॉलमार्ट हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक बर्गर ही आई थिंक $3 एटलीस्ट मिनिमम अगर बात करें तो आपको कम से कम एक बर्गर ही $3 का है, ठीक है। और वहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, ऐसा नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि नहीं यार ये तो चीज़ें गड़बड़ है, तो इसमें हम नहीं मानेंगे। तो आज भी अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को लेके भी जो है द्वंद्व बना हुआ है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सभी के सभी देश मानते हैं, बट ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन हम बोल सकते हैं कि एशिया के हिसाब से तो अच्छी है, $1.90 जो कम है, अफ्रीका के हिसाब से भी अच्छी है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल अगर कोई गरीबी की लाइन को अगर माने तो आज भी यही रीज़न है कि यूनिवर्सल लाइन अभी तक अगर हम बात करें, यूनिवर्सल डेफिनेशन अभी भी जो है गरीबी की अभी भी नहीं आई है। क्यों? यही रीज़न है क्योंकि अमेरिका में मतलब कि डेवलप कंट्री में और अगर बात करें अनडेवलप कंट्री में, यही हमें जो है बेसिकली फ़र्क देखने को मिलता है। क्योंकि जो थ्रेशोल्ड बनाया गया है जो $1.90 का, हमें ये भी पता चला, एक एनालिसिस ये भी पता चला कि 1990 में $1.01 थी, फिर इसको 2001 में इन्फ्लेशन के साथ जोड़ा गया, यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे 1.08 से नीचे को जो माना गया उसको गरीब माना गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर यहाँ पे 2009 में एक 1.25 कर दिया गया और 2015 में ये कर दिया गया सोर्स इसका वर्ल्ड बैंक ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये हमें अभी तक हमें ये पता चला कि ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें देखने को मिली। एक चीज़ और देखो, इसमें थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा। हमें ये सब चीज़ों को ट्रेंड इन सोशल सर्विस सेक्टर एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, बस थोड़ा मोटा मोटा देखो दोस्तों, रटना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। मैं क्या यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ पर देखो ये आंकड़े ट्रिलियंस में हैं और ये आंकड़े हमारे जीडीपी में हैं। कंसेप्ट टू जीडीपी जब पढ़ाऊंगा तो जीडीपी क्या होता है बस थोड़ा समझो। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि 2014-15 में और ये 2020 का जो है, आप देखो हमारे एजुकेशन में जीडीपी को देखो तो हमें कोई हार्डली 3.1%, यानी कि हम जो पैसा खर्च करते हैं पूरे अपने मतलब जो भी हम कमाते हैं उसका हम 3.1 खर्च करते हैं। हेल्थ सेक्टर में जब पेंडेमिक भी आया तो आप नोटिस करो 1.2 यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ पे 1.6 हुआ, ठीक है। फिर अदर सर्विसेज का नहीं, कुल मिला के ये हुआ कि मैं आपको यहाँ पे ये 2 आंकड़े जरूर दिखाना चाहता था कि आपको एक मोटा मोटा एनालिसिस मिलेगा कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम का 3.1% यानी कि ऑलमोस्ट 3% के हिसाब से हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं, और दूसरा हेल्थ पे 1.6% के हिसाब से अपनी जीडीपी का जो है मतलब खर्च करते हैं। यानी कि ये हुआ मोटा मोटा कि भारत सरकार अगर 100 रुपये कमा रही है तो 3 रुपये वो एजुकेशन पे खर्च कर रही है और ₹1.60 जो है वो हेल्थ पे खर्च कर रही है। आप ऐसे इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये आंकड़े मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैं आने वाले टाइम में इंटरलिंकेज करूँगा जब मैं जीडीपी को डिस्कस करूँगा, और मतलब कि जब मैं गरीबी को जब मैं अच्छे से कराऊँगा तो ये सब आंकड़े वहाँ पे जो है यूज़फुल रहेंगे। तो मोटा मोटा ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे इस चीज़ को समझी, ये नहीं मोटा मोटा आप ये इसको समझें, ये चीज़ हमारे लिए काम की जो हमें देखने को मिलती है। जो ये डेटा ये अपने दोस्तों नोट करके आपने जो बेसिकली जो है रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 मिनट, इसको हम बाद में दिखाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।